हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पित यादव। वेलकम टू दी कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स। और ये कोर्स परफेक्टली गेट के ही हिसाब से मैं इसमें पढ़ाऊँगा। सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड किस टॉपिक से गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस पूछने के कितने % चांस हैं। ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बता दूँ तो मैंने गेट 2024 दिया था CSIT में। 710 मेरा रैंक था। 2025 अपने फाइनल ईयर में मैंने फिर से गेट को दिया अभी इसी साल, और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये मैंने कंपाइलर डिज़ाइन को 6 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली एक चैप्टर एक फ़ेज़ ही है, फेज़ ऑफ द कंपाइलर। 3 चैप्टर को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, एक पार्सिंग को, एक इंटरमीडिएट कोड को, कोड ऑप्टिमाइजेशन को। क्यों? क्योंकि इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। लगभग हर साल आते ही आते हैं। कंपाइलर का वेटेज आपका 5 to 6 मार्क्स रहता है। और ये जो सब्जेक्ट है वो इजी साइड पे मैं रेट करता हूँ जनरली, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा मुश्किल सवाल या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सवाल नहीं पूछे जाते। इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, आप इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व कर ही लेंगे। तो कंपाइलर का आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज LLL, और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब अंतर क्या होता है? तो देखो, जैसे ये आप हो, आप क्या हो? यूज़र। और ये क्या है? मशीन। ठीक है, आपने एक कोड लिखा, सपोज आपने कोड लिखा सी में लिखा या फिर C++ में लिखा। ये कोड जो होगा वो आप समझ सकते हो, मतलब कोई भी अगर प्रोग्रामर है तो ये कोड को समझ सकता है। तो ये कोड किस में है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये कोड जब मशीन तक पहुंचेगा, आई मीन कि एक ऐसी फॉर्म में पहुंचेगा कि मशीन इस कोड को समझ सके, तो वो फॉर्म कहलाएगी आपकी लो लेवल लैंग्वेज। आसान से शब्दों में आपको समझाऊं तो कोई भी एक भाषा मशीन के जितने करीब है वो उतनी ज़्यादा लो लेवल है, और वो भाषा यूज़र के जितने करीब है वो उतनी ज़्यादा हाई लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल C++ का जो सिंटेक्स है वो प्रोग्रामर जिसको भी C++ आती होगी वो आसानी से समझ सकता है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज 00110, ये हर कोई नहीं समझ सकता ये मैंने क्या लिखा है। ये मशीन ही समझ सकती है कि इसमें ऑप कोड ऑपरेंड आपने पढ़ा होगा, COA में पढ़ेंगे अपन। तो ये मशीन ही समझ सकती है कि क्या इस मेरे को करना क्या है इसको लेके। तो ये लो लेवल है। ठीक है, अब हमने तो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड क्या है कि हमने तो भाई कोड लिख दिया अपना C++ में, और कोड लिख के मशीन को सबमिट कर दिया। अब उस कोड को मशीन कैसे समझे? तो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो उस कोड को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करे कि वो मशीन को समझ में आ जाए। तो ये जो कन्वर्जन का जो काम होता है, ये जो हाई लेवल से लो लेवल में जो कन्वर्ट कर रहा है, वही बेसिकली कंपाइलर है। समझ में आया? हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल में, पर मशीन को समझने के लिए उसको लो लेवल में चाहिए। तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कौन करेगा? वो करेगा कंपाइलर। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट करना प्रोग्रामर के बस की बात नहीं है। भाई अगर प्रोग्रामर को कन्वर्ट करना आता होता तो वो पहले ही लो लेवल में लिख लेता, है कि नहीं? फालतू में हाई लेवल में लिख के कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ानी सिस्टम की? पहले ही मैं लो लेवल में लिख दूंगा। पर मुझे थोड़ी ना आती है भाई 0 1 की, मुझे तो हाई लेवल की आती है ना। C++, जावा, पाइथन, ये सब कुछ आता है मुझे तो। बस इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर इट इज़ अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट कर रहे हैं कंपाइलर हाई लेवल को लो लेवल में। मशीन, कंपाइलर को मशीन क्यों क्या? मशीन बेसिकली होता क्या है? जो भी किसी भी तरीके का टास्क करे वो मशीन होती है। कंपाइलर भी तो यहाँ पे एक टास्क ही कर रहा है हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का। तो कंपाइलर इज ऑल्सो मशीन। सॉफ्टवेयर, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर। ठीक है,
कंपाइलर एक एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है कि आपने लाके कंप्यूटर में लगा दिया बाहर से, फिजिकल डिवाइस नहीं। कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम, इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक बंदे ने लिखा होगा, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ, ग्रामर व्रामर सब कुछ लिखी होगी कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर के कोड के अंदर, समझ रहे हो। तो इट इज़ अ बेसिकली अ सी कोड, जैसे C++ का, सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है ना GCC। जब आपने VS कोड सेटअप किया होगा तो GCC डाउनलोड किया होगा। न्यू प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है कि GCC को डाउनलोड करना। GCC इज बेसिकली अ कोड जो कि खुद सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो एक कंपाइलर का कोड है, ठीक है। एल्गोरिदम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपाइलर का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कंपाइलर बेसिकली होता क्या है। शॉर्ट में मैं फिर से डेफिनेशन बताऊँ तो कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एरर्स इफ एनी। मतलब अगर कन्वर्जन के दौरान उसको कुछ ऐसा लगता है कि भाई सिंटेक्स गलत है, ठीक है, एरर प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने देखो यहाँ पे सी कोड है और यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड है। एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड क्या हुआ, वही 01 की भाषा, और ये सी कोड क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर लिखता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर कंपाइलर इज़ नॉट द ओनली टास्क जो कि हमें परफॉर्म करना होता है, उसके पहले भी काफ़ी कुछ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सी प्रोग्रामर को सी कोड, ठीक है, सी कोड जैसे हमने लिखा हैश डिफाइन x10 और y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सी कोड जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जितनी भी मैक्रोज होती हैं उनको सॉल्व कर देता है। मैक्रोज क्या होती हैं, जो हैश वाली फाइल्स होती हैं ना, वो मैक्रोज होती हैं। जैसे यहाँ पर हैश डिफाइन x10, अगर किसी को सी लैंग्वेज आती होगी तो उसको पता होगा कि हैश डिफाइन x10 का मतलब होता है कि x, जहाँ पर भी x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह 10 को प्लेस कर दो। अच्छा चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मैक्रो आप यहाँ पे, चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हैश डिफाइन x10, इसका मतलब है कि x की जगह आपको 10 पुट करना है, और तो इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते थे ग्लोबल वेरिएबल बना के इंट x इक्वल्स टू 10। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये कंपाइलर के पहले ही परफॉर्म हो रही है, समझ रहे हो। मैक्रो जो है वो कंपाइल करने के पहले ही भाई यूज़ हो जाए, कंपाइल करने के पहले ही ये चीज़ सॉल्व हो जा रही है। और ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये भी सेम काम करेगी किसी किसी केस में, पर ये कब करेगी, रन टाइम में। ये कब होगा, रन टाइम में, ठीक है। अब ये रन टाइम में होगा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब सेकंड चीज़ कि भाई अगर तुम्हें कंपाइल करने से पहले x की जगह 10 पुट कर देना है तो तुम यार रख क्यों नहीं देते, क्यों डिफाइन क्यों मैक्रोज क्यों यूज़ करना है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सपोज करो तुम्हें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको बार बार चेंज करनी पड़ रही है। तो यार अगर x अगर 100 जगह होगा तो तुम्हें 100 जगह चेंज करनी पड़ेगी ना, तो इससे अच्छा तुम x की डिफाइन बना के एक मैक्रो बना दो, है कि नहीं। और उसको तुम्हें कंपाइल टाइम में नहीं करना, मतलब पहले करना है तो उसको मैक्रो कर लो, और अगर कंपाइल टाइम रन टाइम में चल जाएगा तो फिर उसको ग्लोबल वेरिएबल बना दो। चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, सी लैंग्वेज का ज्ञान हो गया बेसिकली ये थोड़ा। वापस से बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले आपका कोड जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर जितनी भी आपकी मैक्रोज होती हैं उन सबको सॉल्व कर देता है, ठीक है। मैक्रोज क्या होती है, जितनी भी हैश वाली स्टेटमेंट होती हैं वो सारी आपकी मैक्रोज होती हैं, इनको सॉल्व कर दिया
तो जब x की वैल्यू हमने इसमें डाल दी तो ये बन गया y इक्वल्स टू 10 प्लस z। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट सी कोड। ये आपका एब्सोल्यूट सी कोड हो गया। एब्सोल्यूट सी कोड क्या होता है? जिस कोड में कोई भी प्री प्रोसेसर वाली फाइल्स नहीं होती वो होता है एब्सोल्यूट सी कोड। ठीक है, फिर ये एब्सोल्यूट सी कोड जाता है आपका कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है एंड प्रोड्यूस एरर इफ एनी। ठीक है, लो लेवल आप जानते हो लो लेवल क्या होता है? लो लेवल इज बेसिकली अ मशीन कोड 0-1 वाला या फिर असेंबली कोड। ठीक है, मशीन कोड और असेंबली कोड जो होते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। COA में आप जाओगे ना तो वहाँ पे जाके और अच्छे से पढ़ोगे कि ऐड का एक कोड होता है 0-1 में, फिर ये Z एड्रेस है तो इसका एक कोड होगा 0-1 में, 10 की बाइनरी में वैल्यू होगी 0-1 में। तो मशीन कोड और असेंबली कोड आपस में एकदम इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके कंपाइलर ने आपके इसको असेंबली कोड में बदल दिया। फिर असेंबली कोड जाएगा आपके असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा? इस असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में बदल देगा। ठीक है, असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली कोड को लेना, मशीन कोड को देना। फिर ये मशीन कोड जाएगा आपका लिंकर एंड लोडर के पास। अब ये देखो, ये लिंकर एंड लोडर से ना थ्योरेटिकल स्टेटमेंट काफ़ी हद तक पूछा गया है कि लिंकर एंड लोडर का वर्क क्या होता है। अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ पर दूसरा फंक्शन है जिसमें मैंने पहले वाले फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब देखो कंपाइलर ने इसको जब असेंबली कोड में कन्वर्ट किया और असेंबलर ने जब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया तो इतने का एक मशीन कोड होगा और इतने का एक मशीन कोड होगा। ठीक है, इसके मशीन कोड के बीच में कहीं ना कहीं एफ और ये इसके कॉलिंग का इंस्ट्रक्शन भी होगा। ठीक है, इसके कॉलिंग का इंस्ट्रक्शन होगा तो आपका लिंकर क्या काम करेगा? इस पूरे कोड को, सपोज करो कि ये जो है ये इसके कॉलिंग का कोड है, तो लिंकर क्या करेगा? इस पूरे कोड को उठा के इससे रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो? लिंकर ने क्या करा? इस पूरे कोड को उठा के इससे रिप्लेस कर दिया ताकि अब जब आपका कंप्यूटर मशीन इसको एग्जीक्यूट करे तो उसको कहीं पे जंप वंप करने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऐसे करके एग्जीक्यूट करती जाए। ठीक है, तो लिंकर क्या काम करता है? रिजॉल्व करता है जितने भी एक्सटर्नल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एक्सटर्नल रेफरेंस क्या हुआ? हैश इंक्लूड वाली फाइल कि हैश इंक्लूड stdioh है। ठीक है, तो stdioh एक लाइब्रेरी है जिसका कोड होगा सी लैंग्वेज में। इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है तो लिंकर क्या करेगा? इस लाइब्रेरी का जो सी का कोड है उसको यहीं पे लाके चिपका देगा और फिर उसके नीचे ये मेन आपका जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो रख देगा ताकि मशीन जब इसको एग्जीक्यूट करे तो उसको इसकी यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ की डेफिनेशन आई, प्रिंट एफ की डेफिनेशन देखने के लिए प्रिंट एफ होता क्या है? उसको stdioh पे हाइपर लिंक नहीं करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे जंप नहीं करना पड़ेगा। वो उसके पास सेम प्रोग्राम में प्रिंट एफ की डेफिनेशन का मशीन कोड होगा। ठीक है, तो ये होता है लिंकर लोडर का काम। एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सी कोड जाता है सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या करते हैं? जितनी भी प्री प्रोसेसर वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, मैक्रोज, उनको सॉल्व करके दे देता है एब्सोल्यूट सी कोड। एब्सोल्यूट सी कोड क्या होता है? सी कोड विदाउट एनी प्री प्रोसेसर फाइल। फिर वो जाती है कंपाइलर के पास, कंपाइलर देता है असेंबली कोड, असेंबली कोड जाता है असेंबलर के पास, असेंबलर देता है रीलोकेटेबल मशीन कोड, रीलोकेटेबल मशीन कोड जाता है लिंकर लोडर के पास, फिर लिंकर एंड लोकेटर फाइनली ये आपका ऐसा मशीन कोड देता है विच कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज द फेजेस ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर के बेसिकली 7 फेज होते हैं: लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, असेंबली कोड ऑप्टिमाइजर।
अभी आपको ये याद नहीं हो रहे होंगे, बट अपन इन सारे के सारे फेजेस को इतना डेप्थ में पढ़ने वाले हैं ना कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा मैं आपको हर एक फेज के डेप्थ में तो लेके नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली, पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्यूशन दे देता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे कि आपने इन मेन ये लिखा, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। किसका कोड है? सी लैंग्वेज का कोड है। अब देखो लेक्सिकल क्या करता है। लेक्सिकल सी लैंग्वेज के कोड को एक टोकन्स में डिवाइड कर देता है सच दैट ईच टोकन का इंडिविजुअली कुछ मतलब क्या होते हैं ना, किस चीज़ का मतलब होता है, किस चीज़ का मतलब नहीं होता, वो हम लेक्सिकल एनालिसिस वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। पर अभी इतना समझ लो कि लेक्सिकल एनालिसिस कोड को ऐसे ऐसे टोकन्स में कन्वर्ट करता है सच डेट ईच टोकन का कुछ ना कुछ मतलब हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जैसे इंट हो गया, इंट का इंडिविजुअली एक मतलब है कि इंट एक डेटा टाइप का प्रकार है। दूसरा मीन का भी इंडिविजुअली एक मतलब है, क्या कि मीन एक कीवर्ड है। फिर ये अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, पर एक इंडिविजुअल ब्रैकेट का एक मतलब है कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसी तरीके से इसका भी एक मतलब है कि एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो लेक्सिकल क्या काम करेगा कि कैरेक्टर स्ट्रीम को लेगा और टोकन्स को देगा। फिर सिंटेक्स, फिर टोकन्स बन गए, टोकन्स जाएंगे सिंटेक्स के पास। सिंटेक्स क्या करेगा? एक सिंटेक्स ट्री बनाएगा, पार्स ट्री बनाएगा। फिर वो सिमेंटिक के पास, चलो सिंटेक्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जैसे ये आया, सपोज कि आपके पास स्टेटमेंट थी कि a इक्वल्स टू बी प्लस 10। तो सबसे पहले लेक्सिकल ने टोकन्स बना दिए। सपोज कि ये मैंने यहाँ पे टोकन्स बना दिए। ठीक है, ये मैंने टोकन्स बना दिए। कैसे बनाएंगे वो आप बाद में देख लेना। तो लेक्सिकल ने टोकन बना दिया। अब सिंटेक्स क्या करेगा? इसका ट्री बनाएगा, पेड़ बनाएगा। पेड़ कैसे बनाएगा कि सबसे पहले देखो रूट क्या है आपका? ए है, तो ए लिख दिया। फिर क्या? बी, फिर प्लस, फिर 10। समझ रहे हो ना लॉजिक? सबसे पहले आपने बी को जोड़ा 10 में, बी को ऐड किया 10 में, और फिर उसकी वैल्यू आपने डाल दी ए में। डेप्थ में पढ़ेंगे सिंटेक्स वाले फेज में, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्री। तो सबसे पहला क्या? लेक्सिकल के पास गया, उसने ये काम करा। फिर सिंटेक्स के पास गया, उसने ये काम करा। इसको हम कहेंगे पार्स ट्री। फिर सिमेंटिक, अब सिमेंटिक के पास गया। अब देखो कंप्यूटर को सोचने वाली बात है, कंप्यूटर को ये पता चल गया, ठीक है, पर कंप्यूटर, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर एक जाहिल मशीन है। उसको हर एक चीज़ ना स्पून फीड करनी पड़ती है, उसको हर एक चीज़ के बारे में बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, इस चीज़ का ये मतलब है। उसको पता है, क्या पता है उसको? पता है कि चलो 10 एक डिजिट है, उसको पता है, पर प्लस क्या है उसको नहीं पता। ठीक है, बी भी चलो एक वेरिएबल है, उसको पता है क्योंकि बी हमने ऊपर कहीं पे डिफाइन कर रखा होगा, ए भी हमने डिफाइन कर रखा होगा। पर प्लस क्या होता है ना, उसको नहीं पता। प्लस उसके लिए बस एक सिंबल है। तो इन दो प्लस का मतलब इन दोनों को ऐड करना है, उसके लिए हमें उसको एक अलग से डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन को हम यहाँ पे कहेंगे ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने ऐसे एक साइड में, इसके साथ में हमने उसको एक ट्रांसलेशन भी दे दी लिख के, जिसमें लिखा होगा कि तुम्हें इन दोनों के साथ में करना क्या है। ठीक है, तो ये जब ये ट्रांसलेशन, जब हमने उसको मतलब भी बता दिया ना कि तुम्हें करना क्या है, तो हम फिर इसको बोल देंगे SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन जो किसी ना किसी सिंटेक्स, ये a इक्वल्स टू बी प्लस 10 क्या है? सिंटेक्स है। एक ट्रांसलेशन जो कि सिंटेक्स को डायरेक्ट कर रही है कि भाई तुझे ये करना है। समझ में आ रहा है? वैसा। तो ये आपका बन गया, ये आपका सिमेंटिक ने काम करा। सिमेंटिक ने इसको बना दिया SDT, मतलब सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं एनोटेटेड पार्स ट्री। फिर स्पेलिंग देख लेना,
ठीक है, कहाँ भाग गया, देखो पार्स ट्री क्या था, सिंपल पार्स ट्री, पार्स ट्री में हमने मतलब भी जोड़ दिया तो बन गया एनोटेटेड पार्स ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, अब ये जो है, अब यहाँ तक ना देखो पूरी एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना अगर, अभी देखो किसी, अगर तुम किसी इंसान को इतनी चीज़ें बता दो तो इंसान समझ जाएगा कि भाई तुम्हें एक्चुअल में तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करना है सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस क्या करना है, अब हमें मशीन का कोड बनाना है। मतलब अब हमने यहाँ तक हमने समझ तो लिया कि हमें करना क्या है, पर अब हमें मशीन को समझाना है। तो अब हमें लो लेवल का कोड बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो एनोटेटेड पार्स ट्री को हमने दिया इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिर उसने इंटरमीडिएट कोड बनाया। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, बीच का कोड, जो कि इंसान और मशीन दोनों ही थोड़ा थोड़ा समझ सके। फिर इंटरमीडिएट कोड को हमने दिया इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र। इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र ने क्या करा कि ऑप्टिमाइज़ कर दिया बेसिकली, उसको शॉर्ट में कर दिया थोड़ा, मतलब शॉर्ट में करने की कोशिश की जितना हो सके, ताकि मशीन को कम से कम काम करना पड़े। फिर इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र ने ऑप्टिमाइज़ किया होगा, फिर तो उसका भी आउटपुट इंटरमीडिएट कोड ही होगा। फिर उसने दिया उसको कोड जनरेटर। कोड जनरेटर क्या होता है, फाइनल स्टेप। ठीक है, फाइनल स्टेप जो कि मशीन को एकदम, मशीन को जो समझ में आ जाए ना वो बना रहा है। तो कोड जनरेटर ने क्या बनाया, असेंबली कोड। फिर असेंबली कोड बन गया कि जो मशीन समझ सकती है, तो हमने उसको और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की कि मशीन भाई थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ अगर हो गया बाई चांस, मशीन को और कम काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वर्क होता है आपके 7 फेजेस का। ठीक है, अब देखो ये 7 फेजेस ने इनपुट में क्या लिया था, एब्सोल्यूट सी कोड, आउटपुट में क्या दिया आपका, असेंबली कोड। और नेक्स्ट पॉइंट, सारे के सारे फेजेस ना आपके सिंबल टेबल से कनेक्ट होते हैं। सिंबल टेबल क्या होती है, मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा सिंबल टेबल के ऊपर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखा गया है कि सिंबल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस गेट में थोड़ा थोड़ा पूछे जा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि सिंबल टेबल में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी तक पूछ लेते हैं भाई कभी कभी तो। ठीक है, तो देखो जैसे इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। ए जो है एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, प्लस जो है ना वो एक ऑपरेटर है जो कि इन दोनों को प्लस कर रहा है। बेसिकली ये सब क्या है, टोकन्स हैं। इन टोकन्स की एक इंफॉर्मेशन है कि भाई ये वाला टोकन एक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ये वाला टोकन एक ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है, ये वाला भी टोकन एक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। तो जो टोकन की इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रखी जाती है सिंबल टेबल में। ठीक है, अब चलो सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन रखी जाती है, तो सिंबल टेबल लेक्सिकल से कनेक्ट होनी चाहिए। बाकी सबसे क्यों कनेक्टेड है भाई, क्योंकि देखो ये जो ऐसा नहीं होता इसमें कि पहले लेक्सिकल ने काम किया, फिर सिंटेक्स ने काम किया, फिर सिमेंटिक ने काम किया, नहीं, सारी चीज़ें ना एकदम मतलब पैरेलल में भी काम कर सकती हैं। समझ रहे हो, सारी चीज़ें पैरेलल में भी काम कर सकती हैं। तो सारी चीज़ों को ना एक साथ भी देखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई सिंबल टेबल में किसकी मतलब किसका मतलब क्या है। तो अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को किसी चीज़ का मतलब जानने की ज़रूरत पड़ी तो वो देखेगा सिंबल टेबल में से, या फिर अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को कोई नई चीज़ पता चली तो वो सिंबल टेबल में जाके लिख देगा। समझ रहे हो सिंबल टेबल का मतलब। चलो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा था कि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है एंड प्रोड्यूस एरर इफ़ देयर इज़ एनी। तो उस जो एरर प्रोड्यूस करता है उसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पे एरर हैंडलर। हमारे जो 7 फेज़ है वो एक साथ काम कर रहे हैं बराबर, किसी भी फेज़ को एरर मिल सकती है। अगर उस फेज़ को एरर मिल गई तो वो हैंडल करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है एरर हैंडलर नाम का। ठीक है, एरर हैंडलर पे भी हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप बुक से, गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एरर हैंडलर। एरर हैंडलर में बेसिकली टेक्निक्स होती हैं कि आप बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि लाइक कि अगर एरर आई तो उसको इग्नोर कर दो कि जैसे थी नहीं, या फिर एरर आई कोई आपको गलत सिंटेक्स मिल गया तो उसको सही बनाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ ऐड कर करके। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आप अगर स्टैंडर्ड बुक सुलेमान वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली एक एनालॉजी है। अभी जो मैंने ऊपर समझाया वही, कि जो स्टार्टिंग के 3 फेज़ होते हैं वो आपके एनालाइजर वाले होते हैं, एनालिसिस वाले होते हैं, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक। ये 3 फेस जिसका मैंने वर्किंग बताया था कि ये वाला वर्क किसका हुआ, लेक्सिकल का, फिर ये वाला वर्क किसका हुआ, सिंटेक्स का, फिर इसमें ट्रांसलेटेड लगा दिया तो क्या बन गया, सिमेंटिक का वर्क। ठीक है, तो ये 3 हो गए एनालाइजर, और बाकी सारी चीज़ें जो हो गई वो हो गई सिंथेसाइजर। इसको याद रख लेना। वैसे अब याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके लॉजिक मैंने आपको समझाया है। तो अब ये दूसरी एनालॉजी है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट कौन से, मशीन डिपेंडेंट कौन से। अब देखो, बैक टू द डायग्राम। अब देखो, ऊपर से जाते हैं, टोकन बनाए। टोकन हर एक मशीन के लिए सेम होते हैं। ट्री हर एक मशीन के लिए सेम होता है। एनोनेटेड पार्स ट्री ये भी हर एक मशीन के लिए सेम होता है। क्यों ये सेम क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें तो बस हम एक मतलब मीनिंग जोड़ रहे हैं ना। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि लिनक्स पे प्लस का मतलब कुछ और है और सी में प्लस का मतलब कुछ और हो जाएगा, नहीं ना। मतलब तो प्लस का एक ही होता है कि 10 + 6 16 ही होते हैं, चाहे मशीन कोई भी हो। तो एनोनेटेड पार्स ट्री भी सारी मशीन्स के लिए सेम होगा। फिर आती है ये आईसीजी। आईसीजी क्या करता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर मैंने क्या बताया था कि जो मशीन के भी ज़्यादा पास नहीं है और यूज़र के भी ज़्यादा पास नहीं, कहीं बीच में है। ठीक है, तो ये भी आपका मशीन इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये भी यूज़र अपने हिसाब से कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र ये भी। पर असेंबली कोड, जो असेंबली कोड है ना, वो मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट कैसे है? देखो, आपने देखा होगा सी का विंडो वाला कंपाइलर जीसीसी होता है, वो लिनक्स मैक में कंपाइलर कुछ और होता होगा, डॉट आउट करके होते हैं ना उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, और हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe। तो उनका कंपाइलर उनको आउट में बना रहा है, हमारा कंपाइलर उसको .exe में बना रहा है। तो जो असेंबली कोड है ना, वो मशीन के हिसाब से लिखा जा रहा है। ठीक है, वो मैक वालों का कंपाइलर ऐसा है जो कि असेंबली कोड .out में लिख रहा है कि उनकी मशीन को समझ में आ जाए। हमारा वाला ऐसा है जो मशीन कोड .exe में लिख रहा है कि हमारी मशीन को समझ में आ जाए। तो जो असेंबली कोड है ना, वो मशीन के हिसाब से लिखा जा रहा है। तो जहाँ पर भी असेंबली कोड आ गया वो आपका मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये याद रखना, जहाँ पर भी आपकी असेंबली कोड आ गई वो आपकी मशीन डिपेंडेंट होगी। सॉरी, इंडिपेंडेंट बोल दिया शायद मैंने बीच में, पर वो आपकी मशीन डिपेंडेंट होगी ऑलवेज। ठीक है, तो मशीन असेंबली कोड को कौन कन्वर्ट कर रहा है? कोड जनरेटर। इसका मतलब है जो लास्ट के दो है ना, कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजर, ये आपके मशीन डिपेंडेंट, और बाकी सारे आ गए मशीन इंडिपेंडेंट। इससे रिलेटेड हम एक शानदार क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा ना तो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं बार बार ऐसे पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका ये भी एक छोटी सी एनालॉजी है कि सबसे पहले देखो सी कोड था, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, फिर इसको एनालिसिस किया। एनालिसिस में ध्यान रखो, बोलता हूँ मैं 3 चीज़ें करी। सबसे पहले टोकन बनाया लेक्सिकल ने, फिर ट्री बनाया सिंटेक्स ने, फिर एनोटेटेड ट्री बनाया सिमेंटिक ने। ये 3 करके उसका एनालिसिस कंप्लीट हो गया। फिर उसको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, कोड जनरेटर के द्वारा। फिर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट किया गया। फिर असेंबली कोड यहाँ तक आपका उसका काम ख़त्म हो गया। किसका काम ख़त्म हो गया? कंपाइलर का। फिर उसके बाद में असेंबलर ने उसको असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो असेंबली कोड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ से मशीन डिपेंडेंट चीज़ें शुरू हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। और जो असेंबली कोड के ऊपर का जो जितना भी पार्ट है वो सारा आपका मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो, विदाउट ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट है आपकी 14 फेजेस। मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ कि एक मशीन है, उस पर आपको 2 लैंग्वेज के कंपाइलर बनाने हैं। एक सी का कंपाइलर बनाना है, एक C++ का कंपाइलर बनाना है। बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि जो कंपाइलर के फेजेस होते हैं ना, वो लैंग्वेज डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। मतलब कुछ फेजेस ऑफ द कंपाइलर आर लैंग्वेज डिपेंडेंट
एंड सम फेजेस ऑफ द कंपाइलर आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब दोनों को बनाने के लिए 7 फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सी का कंपाइलर अलग बनाया और C++ का अलग बनाया। तो अगर अलग अलग बनाएंगे तो 7 फेज़ सी के लिए लगेंगे और 7 फेज़ C++ के लगेंगे, तो टोटल फेज़ कितने लगेंगे? 14। तो यही वो कह रहा है कि विदाउट ऑप्टिमाइजिंग जो कॉस्ट है वो 14 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि मिनिमम कितने फेज़ में आप एक दोनों कंपाइलर बना सको कि जो कंपाइलर हैं दोनों, वो जो इंडिपेंडेंट वाले फेजेस हैं उनको वो दोनों शेयरिंग में इस्तेमाल कर लें, पर जो डिपेंडेंट वाले हैं वो अलग अलग इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात है, यही पता करना है। तो इसमें क्या है, देखो याद रखो कि जो फर्स्ट के 4 फेजेस हैं वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं बता देता हूँ। लेक्सिकल है, लेक्सिकल क्या करता है? आपको टोकन में कन्वर्ट करता है। अब टोकन क्या होता है कि एक मैक्सिमम सेगमेंट जिसका खुद में इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मतलब हो। अब देखो सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं अलग होते हैं, जावा में कीवर्ड्स अलग होते हैं, C++ में कीवर्ड्स जनरली सेम होते हैं सी से, बट कुछ कुछ अलग भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो कीवर्ड्स हैं, जो सेगमेंट है कि मतलब वाली जो सेगमेंट है वो अलग अलग है, तो मतलब लेक्सिकल भी अलग अलग ही होगा। तो लैंग्वेज डिपेंडेंट। दूसरा सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? बेसिकली ट्री, जो ट्री में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जब भाई कीवर्ड्स ही अलग अलग हैं तो कीवर्ड्स को मिला के जो सिंटेक्स बन रहा है वो भी तो भाई अलग अलग ही होगा यार, है ना। सिमेंटिक, भाई जो सिंटेक्स की जो डेफिनेशन है कि हमें क्या करना है ये भी अलग अलग होगा। भाई जावा में कुछ और करते हैं, भाई पाइथन में कुछ और करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या होता है? जो कि यूज़र और मशीन के बीच में होता है। ये भी भाई लैंग्वेज डिपेंडेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यूज़र लैंग्वेज लिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो स्टार्टिंग के 4 फेज़ है, याद रखना स्टार्टिंग के जो 4 फेज़ हैं वो लैंग्वेज डिपेंडेंट, और जो लास्ट के 3 फेज़ हैं 5, 6, 7 इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र, कोड जनरेटर और असेंबली कोड ऑप्टिमाइज़र, ये हो गए आपके लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब देखो अगर स्टार्टिंग के 4 फेज़ आपके लैंग्वेज डिपेंडेंट हैं तो 4 तो आपको अलग अलग इस्तेमाल करने पड़ेंगे, पर जो 3 हैं वो आपकी शेयरिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको टोटल कितने फेज़ लगेंगे? 4 + 4 + 3 = 11। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अगर किसी को पता हो कि कंपाइलर में कितने फेज़ लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं, कितने फेज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस ऊपर क्या था? लैंग्वेज के ऊपर एनालॉजी देखी थी हमने, अब हम देखेंगे मशीन के ऊपर एनालॉजी। मशीन की एनालॉजी मैं ऊपर समझा चुका हूँ, तो इसमें तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, हमारे पास 2 मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 पे आप सी प्रोग्राम रन कर रहे हो और 2 पे भी आप सी प्रोग्राम रन कर रहे हो, मतलब सेम प्रोग्राम आप 2 डिफरेंट मशीन्स पे रन कर रहे हो। अब देखो आपने कंपाइलर बनाना है 2 मशीन के लिए। ब्रूट फोर्स क्या होना चाहिए कि मशीन 1 के लिए अलग बनाया, मशीन 2 के लिए अलग बनाया। तो मशीन 1 के लिए आपके 7 फेज़ लगेंगे, मशीन 2 के लिए 7 फेज़ लगेंगे। तो ब्रूट फोर्स में आपके कितने लगेंगे? 14 फेज़। पर आप जानते हो कि कंपाइलर के अंदर कुछ फेज़ ऐसे होते हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट होते हैं और कुछ फेज़ ऐसे होते हैं जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो भाई डेवलपर वाला दिमाग क्या कहेगा कि जो भाई मशीन इंडिपेंडेंट है वो शेयर कर लो आपस में, और जो मशीन डिपेंडेंट है वो अलग अलग इस्तेमाल कर लो, अलग अलग बना लो। बस यही हमने देखना है। अभी हम ऊपर इतनी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग के 5 फेज़ मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं भाई वो फिर से तो नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पीछे जाके देख लेना एक बार। तो स्टार्टिंग के 5 फेज़ मशीन इंडिपेंडेंट और लास्ट के 2 फेज़ मशीन डिपेंडेंट। तो 5 + 2 + 2 = 9। तो टोटल 9 फेज़ लगेंगे इसका कंपाइलर बनाने के लिए। नेक्स्ट एनालॉजी इज डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड सी कंपाइलर। ठीक है, सी लैंग्वेज और सी कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या? ये थोड़ी सी मतलब इमेच्योर टाइप की एनालॉजी मेरे को लगती है, पर जब कोई फर्स्ट टाइम पे पढ़ता है ना तो उसके दिमाग में ये डाउट आ ही जाता है कि भाई सी लैंग्वेज और मतलब लैंग्वेज और कंपाइलर में ही क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम,
कंपाइलर जब खुद में ही एक प्रोग्राम है तो, और सी लैंग्वेज भी तो प्रोग्राम ही होता है बेसिकली, तो कंपाइलर और लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जो सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही बात, कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर होता है। फिर सी लैंग्वेज आपकी हाई लेवल प्रोग्राम होता है, सी लैंग्वेज यूज़र के करीब होता है तो हाई लेवल हो गया, सही बात है। सी कंपाइलर आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, मतलब अगर सी लैंग्वेज दोगे, सी कंपाइलर भी सी में ही लिखा है, सी लैंग्वेज भी सी में ही लिखी है, पर अगर सी लैंग्वेज का आपने प्रोग्राम लिख दिया पर आपके कंप्यूटर में जीसीसी आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो क्या आपका सी लैंग्वेज चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना। उसको चलने के लिए डेफिनेशंस चाहिए होंगी कि प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, वो डेफिनेशन किस में होंगी? कंपाइल एसटीडीआईओ के अंदर होंगी, ठीक है। और उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी? कंपाइलर के अंदर होगी। तो उसको सी लैंग्वेज के कोड को एक अलग से कोड की ज़रूरत है जो कि बेसिकली आपका कंपाइलर है। तो कंपाइलर इज अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, बट सी लैंग्वेज इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सी लैंग्वेज नीड्स सी कंपाइलर टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। समझ रहे हो? यस। नेक्स्ट डिफरेंस इज सी लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी मशीन, सेम फॉर एवरी मशीन, डेट इज लिनक्स एंड विंडो। आपके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर क्या सी लैंग्वेज के कोड बदलते हैं? भाई अगर ऐसे हुआ कि आपके लैंग्वेज, मतलब कि अगर मैं विंडो पे काम कर रहा हूँ तो पाइथन का एक कोड है, पर मैं आपका लिनक्स में चला गया, लिनक्स के कंपनी में मेरे को जॉब लग गई, तो मेरी जो अब तक मैं पाइथन का कोड लिखता आ रहा हूँ वो कोड चलेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि नहीं? अगर आप यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो दुनिया की हर एक मशीन पे काम करेगा ही करेगा, पर कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं होता। अभी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो वो मशीन डिपेंडेंट कहाँ से आया? यहीं से तो आया। कंपाइलर इज अ मशीन डिपेंडेंट, विंडोज़ के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, ठीक है। तो सी लैंग्वेज कोड कैन बी पोर्टेबल, इट कैन बी पोर्टेबल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, बट कंपाइलर कैन नॉट बी पोर्टेबल, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी मशीन। नेक्स्ट पॉइंट इज सी लैंग्वेज इज एन मशीन इंडिपेंडेंट, अभी डिस्कस किया, बट कंपाइलर इज अ मशीन डिपेंडेंट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कंपाइलर। और कुछ सिमिलैरिटी भी थी कि दोनों के दोनों आपके सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ पढ़ा। आई सजेस्ट कि 2 बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अगर मेरे से कम्युनिकेट वगैरह करना चाहते हैं तो मुझे ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले अपने कुछ हैंडल्स वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह बना दूंगा जहाँ पे आप मेरे से 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। मैं अपनी जर्नी में मैंने जितना भी सीखा ना, सारा कुछ इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।